अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो। मैं खुशामदीद NG 504 का लेसन नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। थ्योरीज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कनेक्शनिज़म। टॉपिक नंबर 86 से 91 तक कवर करेंगे। अच्छा जी, अब उन्होंने दो थ्योरीज़ वो डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत अहम फैक्टर्स हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से। ठीक है कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर अपनी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसे अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस करते हैं, वो दो थ्योरीज दी गई हैं। प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी जो कि पहले हम पढ़ चुके हुए हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है, बस आपने इसका ये MCQs याद रखना है। ये जी, ये क्या नाम है, पीनामैन पता नहीं क्या है, जो भी है, इसने ये सजेस्ट की थी थ्योरी। पीनामैन बिलीव्स दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ ग्रेजुअल एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म। MCQs। टीचेबिलिटी हाइपोथेसिस। अच्छा, अब जैसे इस इंसान ने ये प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी दी थी, उसी तरह उसने उसी थ्योरी को ऑब्ज़र्व करके उसके रिज़ल्ट में ये टीचेबिलिटी हाइपोथेसिस निकाला। प्रोसेसिबिलिटी क्या थ्योरी थी, उसका यही कहना था कि बच्चा जो होता है ना, हर बच्चा वो हर स्टेज से गुज़रता है। लैंग्वेज की उसकी अपनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसको उस स्टेजेस से गुज़रना ही गुज़रना है। वो पहले दिन ही आप उसे अगर लैंग्वेज कहेंगे ना वो प्रोसेस कर ले, वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसे एक ग्रेजुअल स्टेज के थ्रू वो लैंग्वेज प्रोसेस करना शुरू करता है। पहले आप उसे ABC सिखाते हैं, फिर वो जोड़ तोड़ सीखता है, फिर वो क्या कहते हैं, वर्ड्स को रिकग्नाइज़ करना सीखता है, फिर वो ग्रामर के रूल सीखता है। फिर एक स्टेज जाके ये आती है कि वो उसे प्रॉपर पढ़ के उसका मीनिंग एनालाइज करना शुरू करता है। फिर ये स्टेज आती है कि जब उसके सामने बोली जाती है तो वो उसे प्रोसेस करता है। फिर ये स्टेज आती है कि वो अपनी डेली रूटीन में उसे बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक स्टेज वाइज प्रोसेस होता है। ये होता है प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, ये उसने दी कि ठीक है, एक आप सीक्वेंस वाइज चलें। वो सीक्वेंस वाइज अगर आप चलेंगे तो फिर उसे प्रोसेस करने में आसानी होगी। उसी प्रोसेस के थ्रू फिर वो अपने दिमाग में भी प्रोसेस करता है। तो इसी चीज़ को उसने देखते हुए टीचेबिलिटी हाइपोथेसिस दिया। ये क्या है इसमें जी, ये उसने कहा कि जिस तरह आप बच्चे को सीक्वेंस वाइज सिखाएं, टीचर भी उसी तरह उसी सीक्वेंस से ही बच्चे को सिखाए। ये नहीं है कि आप टीचर उसे पहली क्लास में ही सब कुछ कर दे। तो वो क्या टीचेबिलिटी हाइपोथेसिस दे रहे हैं, स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी स्किप्ड थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। वही मेरी बात आ गई कि अगर एक बच्चा एक स्टेज पे है ना, एक उसकी एक्विजिशन की स्टेज है, मिसाल के तौर पर वो 1 क्लास पे है, तो आप उसकी 1 क्लास आप उसके दिमागी लिहाज से जो वो स्टेज पे है उसी लिहाज से उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो सीखेगा। ठीक है, वरना अगर आप बहुत हाई क्लास का दे देंगे ना तो वो नहीं देगा, वो उसको पार नहीं करेगा, उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी स्किप्ड थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। वो उस स्टेज को जब तक सही तरह प्रोसेस करके पार नहीं कर लेता तब तक वो प्रॉपर लैंग्वेज सीख ही नहीं सकता। कि अगर आप कहें ना उसे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन आप दे देंगे तो इवेंचुअली लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा, ना, वो एक प्रोसेस से गुजरेगा, फिर ही वो प्रॉपर इंग्लिश बोलेगा या लैंग्वेज बोलेगा। इंस्ट्रक्शन विल बी बेनिफिशियल इफ़ इट फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। आपकी इंस्ट्रक्शन बेनिफिशियल हो सकती हैं, आप बच्चे को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। आप ये करें कि आप मिसाल के तौर पर बच्चा 1 क्लास में है तो पिछला का जो पिछली क्लास से जो वो पढ़ के आया वो भी उसे आप दें, वो भी साथ साथ रिवाइज़ करवाएं। और ये कि उस रिवीजन में थोड़ा सा आगे जो उसके लिए आने वाला है, जो वो सिखाना अपने आप जो उसे चाहते हैं, वो भी उसे साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाएं। तभी आपकी इंस्ट्रक्शन बेनिफिशियल होगी। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसे प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर अपनी ग्रिप लेगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है,
जिस तरह एक बच्चा सीखता है, एक प्रोसेस के थ्रू सीखता है अपनी स्टेज के हवाले से, आप उसी तरह उसकी स्टेज के हवाले से ही उसे इंस्ट्रक्शन दें। पहले ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप थोड़ी सी उसकी नेक्स्ट स्टेज के लिए उसकी नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ आप उसे सिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उसको उस चीज़ में गाइड करें, थोड़ा सा आप उसे उस बारे में सिखाएं, ताकि उसकी साथ साथ बिल्डिंग हो उस चीज़ के बारे में, उसे साथ साथ उसको पता लगे कि नेक्स्ट चीज़ ये आने वाली है, ये चीज़ मैंने नेक्स्ट ये सीखनी है। ठीक है, इसी हवाले से फिर वो सीखता है, इसी हवाले से आप उसे सिखा सकते हैं। इट्स most interesting aspect is the attempt to establish a link between learning and teaching MCQs। अच्छा जी, नेक्स्ट जी आ गया है परसेप्चुअल साइलेंसी अप्रोच। ये मैं आपको बताती हूँ, पहले ये आप जो इसका है ना कॉन्टेक्स्ट वो समझ लें। अच्छा जी, उनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं ना, जिस तरह बच्चे और सेकंड लैंग्वेज लर्नर, ये दोनों ही इस तरह लैंग्वेज को सीखते हैं कि जिस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करें। मतलब लैंग्वेज में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जो बहुत आम होते हैं। तो वो जो जिस चीज़ को हम अटेंशन देते हैं ना, जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रोमिनेंट समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझते हैं, हम उसे ज़्यादा जल्दी लर्न कर देते हैं, पिक कर लेते हैं, या बच्चे उसे ज़्यादा जल्दी लर्न करते हैं, पिक करते हैं, और उसी हवाले से फिर वो लैंग्वेज सीखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो परसेप्चुअल साइलेंसी अप्रोच में उनका यही कहना है कि ये परसेप्चुअल साइलेंसी ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन है। परसेप्चुअल साइलेंसी क्या होती है कि जो लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन बहुत नुमाया है ना बच्चे के लिहाज से, या बच्चे की नज़र में, या सेकंड लैंग्वेज लर्नर की नज़र में बहुत ज़्यादा नुमाया है, वो उसे बहुत जल्दी पिक करता है। उसी हवाले से वो अपने दिमाग में लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज़ करता है, उसी हवाले से फिर वो उसे सीखता है। जो उसे इंटरेस्ट, जिसमें उसका मज़ा आ रहा होता है, या जो वर्ड उसे बहुत अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, वो उसे बहुत जल्दी सीख लेता है। जो नहीं, उसे वो पीछे करता है, इस हवाले से वो लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये है परसेप्चुअल साइलेंसी ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन। उनका कहना है ये बच्चे के अपने ऊपर है कि उसने जिस पर फोकस करेगा वो जल्दी सीख जाएगा, उस चीज़ को जिस पर नहीं फोकस करेगा वो नहीं सीखेगा। इसका आप ये इन 8 लैंग्वेज स्पेसिफिक जो मॉड्यूल है ना आपका, इससे कोई लेना देना नहीं है कि हर बच्चा ऐसे लैंग्वेज सीख जाता है, उसके अंदर ये पहले से आला मौजूद है, यूनिवर्सल ग्रामर ये है वो है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो we find similarity in linguistic development across children and across language because human beings are programmed to perceive and organize information in certain way। उनका कहना है ये जो है ना बच्चे के अंदर पहले से प्रोग्राम्ड होती है ये चीज़, कि जिस चीज़ पे उसको ज़्यादा जो चीज़ उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो चीज़ उसके इर्द गिर्द माहौल में होती है, वो उसे पिक कर लेता है। तो इसमें आपके ये इनेट एबिलिटी या लैंग्वेज के रूल इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी हवाले से फिर स्लोबिन 1979 हैज़ डिवाइज्ड ऑपरेटिंग principles which guide children in their processing of the linguistic strings which they encounter। स्लोबिन्स ने जी कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स दिए। वो किस हवाले से कि ये बच्चे को गाइड करते हैं कि वो लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करें, लैंग्वेज को कैसे पिक करें, कैसे लर्न करें। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये किस बेस पे हैं? इसी बेस पे हैं कि कुछ जो लैंग्वेज की फॉर्म्स होती हैं वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती हैं, ज़्यादा सैलिएंट होती हैं, मतलब नुमायाँ होती हैं। तो इसी बेस पे ये प्रिंसिपल्स हैं कि आप किस तरह लैंग्वेज सीख सकते हैं, किस तरह लैंग्वेज पिक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जो लिंग्विस्टिक की फॉर्म्स हैं वो नुमायाँ हो सकती हैं आपके लिए, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। These principles are as follow: pay attention to the end of words,
जो वर्ड्स के एंड हैं उस पर आप अटेंशन दें। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन गोड रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, ये जो सेंटेंस के दरमियान में रिलेशंस होते हैं इन पे ध्यान दें। अवॉइड एक्सेप्शंस। इसके अलावा जी जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर आप उनके मीनिंग लिखें, उनके आपको सिमेंटिक रिलेशंस पता होने चाहिए। और जी ग्रामेटिकल मार्कर्स भी आप इस्तेमाल करें, मतलब कि सेंटेंस आप पढ़ते हैं उसका ग्रामेटिक उसके ऊपर लिखें कि वो क्या उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल इस्तेमाल हुआ है। जैसे अक्सर ही वो टीचर बोर्ड पे लिख देती होती है एक पूरा सेंटेंस, तो उसमें से फिर वो हर एक वो वर्ड का हम अलग अलग करके एनालिसिस करते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये रूल यूज़ हुआ है, यहाँ पे आईएनजी लगा है तो ये कंटिन्यूस है। तो जी होते हैं ग्रामेटिकल मार्कर्स। तो उनका कहना है ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ जिसकी मदद से आपको लर्निंग में आसानी हो सकती है, आप इस तरह ज़्यादा अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। मतलब आप ज़्यादा फोकस के साथ अटेंशन ज़्यादा आप अच्छी तरह दे सकते हैं, उनका ये कहना है। क्योंकि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही अटेंशन के हवाले से कि बच्चा या लर्नर जिस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन देगा, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा, वो उसे लर्न कर लेगा, उसके आसानी से उसे लर्न हो जाएगी। फोकस की देर है बस। कनेक्शनिज़म क्या है? कनेक्शनिज़म में उन्होंने दिमाग को, इंसान के दिमाग को या लर्नर के दिमाग को एक कंप्यूटर से मुशाबित दे दी है। उनका कहना है कंप्यूटर की तरह इंसान का दिमाग है और उसके अंदर ये न्यूरल नेटवर्क्स मौजूद हैं। ठीक है। Computer that would consist of neural networks, complex clusters of links between information nodes. कंप्यूटर मौजूद है, हमारा दिमाग मौजूद है, उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क मौजूद हैं। इन न्यूरल नेटवर्क्स जो न्यूरल नेटवर्क्स है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनमें क्या मौजूद है? इंफॉर्मेशन मौजूद है। किस हवाले से? लैंग्वेज के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से। बेसिकली ये लैंग्वेज का है तो इसमें लैंग्वेज, इन न्यूरल्स में लैंग्वेज मौजूद है। उनका कहना है the links or connections become strengthened or weakened through activation or non activation। ये जो लिंक्स हैं, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिन लिंक्स के थ्रू, ये जी वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं, मतलब कि मजबूत भी हो सकती हैं और कमज़ोर भी हो सकते हैं। कैसे? एक्टिवेशन से और नॉन एक्टिवेशन से। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा ये एक्टिव होंगे, ये न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिव होंगे, स्ट्रेंथन होंगे। जितने ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उतने ज़्यादा ये वीक होंगे, नहीं एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये उनका ये मानना है। तो लर्निंग इन दिस व्यू अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिव प्रोसेस रादर देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। तो इस थ्योरी के मुताबिक, इस कनेक्शनिज़म्स के मुताबिक क्या है लर्निंग किस हवाले से हो सकती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू हो सकती है। मतलब कि जो लर्नर है वो अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी में जब तक उस लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सीख सकता उस चीज़ को। तो उनका कहना है लर्निंग इन दिस व्यू अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिव प्रोसेस। एसोसिएटिव प्रोसेस में वो जो एसोसिएटिव स्टेज थी यही था ना कि वो लर्नर प्रैक्टिस करे। ठीक है। तो इसमें ये जो है एसोसिएटिव प्रोसेस को ज़्यादा मार्जिन देता है। वो कहता है जो बच्चा है वो रूल याद करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो प्रैक्टिस कर लेगा ना तो बस उसे समझ लें जब लर्निंग हो गई, उसको याद हो गया। ये जी MCQs देख लें कि इट इज़ ट्रांजिशन थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ एसोसिएटिव पैटर्न्स इमर्ज इन लर्नर्स। ये जी MCQs। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।